बहू की तानाशाही। आज की कहानी। यह लो खाना रखा हुआ है और चुपचाप खा लो। बहू सिया एक थाली में दो छोटी छोटी रोटी और पानी जैसी दाल रखकर ममता जी के सामने वापस चली गई। अंदर से पूरी तरह भूख से ममता जी ने एक बार निगाह उठाकर डाली उस खाने की तरफ, लेकिन फिर कुछ सोच कर तो उनकी जो बची खुची भूख भी थी एकदम से जैसे खत्म हो गई। आज सुबह की बात है, ममता जी अपनी चाय और नाश्ते का इंतजार कर रही थी और तभी उन्होंने महसूस किया कि रसोई से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, और वो भी देसी घी में बने हुए सूजी के हलवे की। जैसे ममता जी का मन हलवा खाने के लिए कदम से लालाहित हो उठा, क्योंकि ममता जी को सूजी का हलवा बहुत ही पसंद था और इधर कई दिनों से पता नहीं उनका मन बार बार कर भी रहा था सूजी का हलवा खाने का। तो जैसे ही सिया चाय के साथ दो बिस्कुट उनके लिए लेकर आई तो ममता जी मन पर काबू ना रख सकी, क्योंकि बच्चा और बूढ़ा मन एक जैसा ही होता है। और वो संकोच त्याग कर आखिरकार बहू से पूछ ही बैठी, बहू तुमने क्या आज नाश्ते में सूजी का हलवा बनाया है? जरा सा अगर बचा हो तो मुझको भी दे दो लाकर, बड़ा मन कर रहा है हलवा खाने का, क्योंकि बहुत दिन बीत गए खाए हुए। ममता जी ने अपने किस्मत पर मजबूर होकर सिया से कहा, आप यहाँ बैठी बैठी क्या दिन भर रसोई से आती खुशबू ही सूंघती रहती हो कि रसोई में क्या क्या बन रहा है? बुढ़ापा तो आ गया लेकिन नाक एकदम अच्छे से काम कर रही है आपकी। जरा सा बच्चों के लिए भी कुछ बनाओ तो इनको बड़ी जल्दी खुशबू आ जाती है और इनकी जीभ पहले ही वो खाने के लिए लपलपाने लग जाती है। इसी वजह से जल्दी मेरे बच्चों को कुछ शायद हजम ही नहीं होता। जब पहले ही नजर लग जाएगी तो क्या खाक हजम होगा मेरे बच्चों को? पता नहीं कैसी दादी है जो अपने ही पोता पोती के खाने पीने में रोक टोक लगाती रहती है। और एक बात तो मुझको समझ में नहीं आती कि पता नहीं इनके बाप कौन सा पैसा यहाँ रख कर गए थे कि जो रोज रोज इनको बढ़िया से बढ़िया बनाकर खिलाओ पिलाओ, और सबसे बड़ी बात इनको और कोई दूसरी औलाद भी नहीं दी जो ये थोड़े दिनों के लिए उसके पास चली जाया करें। यह तो हमेशा ही हमारी छाती पर ही मूंग दलती रहेंगी। सिया के मन में जो आया वो उन्हें सुनाया और ममता जी तो जैसे यह सब सुनकर सन्न रह गईं। सचमुच आज तो अपमान की हद ही हो गई कि बहू तो उनको जली कटी सुनाने के साथ साथ सीधे उनके बाप पर ही उतर आई थी। पता नहीं ऐसा भाग्य लेकर आई थी वो कि बेटे को तो जैसे उनसे कोई मतलब ही नहीं रह गया था। वो तो बिना उनके कमरे में झाके ही सुबह नौकरी पर निकल जाता और रात को भी आने पर देरी हो जाती तो कोई भी हाल चाल पूछना जरूरी ही नहीं समझता। शायद बुढ़ापे की नियति ही ऐसी होती है कि जो माँ बाप थोड़ी सी देर भी बच्चों की शक्ल ना देखे, खासकर माँ तो वो बेचैन हो उठती है। लेकिन वही औलाद जब संपन्न हो जाती है, कमाने लग जाती है और फिर शादी हो जाती है तो किसकी माँ और किसके पिता जैसे कोई मतलब ही नहीं रहता। ममता जी की आंखों से पता नहीं क्यों आज टप टप करके आंसू की धारा गिरने लगी। आज उनका मन उस थाली की और हाथ बढ़ाने का ही नहीं हुआ और वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचने लग गई। पति सुरेश जी कभी भी पैसों की मजबूरी के कारण घर बना नहीं पाए, क्योंकि रोजमर्रा का खर्चा ही बहुत ज्यादा होता था और इस महंगाई
पढ़ाई के जमाने में पढ़ाई भी आसान कहाँ होती थी। बस इसी वजह से और कोई बड़ा खर्चा ना करके सारा ध्यान बेटे की पढ़ाई पर केंद्रित कर दिया कि बेटा पढ़ लिख जाएगा तो अपने आप गरीबी दूर हो जाएगी और हो सकता है कि घर भी बन जाए। इसीलिए और भी घर खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन सुरेश जी की नौकरी अच्छी जगह लग तो गई और शादी भी हो गई, पर सुरेश जी को ये खुशी देखने शायद नसीब में नहीं लिखा था। इसलिए भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। पारस ने किसी तरह से एक छोटा सा घर खरीद ही लिया, क्योंकि उसकी तनख्वाह अच्छी थी। सबसे ज्यादा खुशी ममता जी को हुई कि आज सुरेश जी होते तो बहुत खुश होते कि आंखों से देखा हुआ सपना बेटे ने पूरा कर लिया। पारस ममता जी को साथ में लेकर उस घर में शिफ्ट भी हो गया। लेकिन ममता जी के लिए ये घर तो हमेशा ही पराया ही रहा, क्योंकि बहू तो उनको अपने साथ रखना ही नहीं चाहती थी। लेकिन मजबूरी में तो रखना ही पड़ा। बहू हमेशा उनके ऊपर हर बात का एहसान जताती रहती, चाहे वो खाने पीने को लेकर हो, चाहे किसी और सामान को लेकर, क्योंकि पारस की कमाई पर उसका ही हक था। और यह बात ममता जी समझती भी थीं, क्योंकि जब देखो तब बहू उनके ऊपर हर बात पर ताने मारती रहती। लेकिन कभी ममता जी मन के हाथों मजबूर भी हो जाती। बस इसीलिए उन्होंने हलवे के लिए कह दिया। लेकिन बदले में कितनी बातें बहू ने बिना कुछ सोचे समझे सुना डाली, और आज तो उनके माँ बाप पर भी आ गई। नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं सहूंगी। आखिरकार ममता जी मन ही मन एक कठोर निर्णय लिया। अभी थोड़े दिनों पहले की ही तो बात है, जब उनकी इसी तरह से बच्चों की सताई हुई एक दोस्त उनसे मिलने के लिए आई। उसी ने बताया था कि अब वो भी बेटा बहू के पास नहीं रहती। बहू ने तो उनके पति के जाने के बाद घर में अपने तानों से सांस लेना ही दुश्वार कर दिया था। आखिरकार अपना स्वाभिमान भी तो मायने रखता है। शहर के दूसरे छोर एक वृद्ध आश्रम संस्थान खुला था। वहां पर चिप्स, पापड़, अचार, सिलाई, कढ़ाई आदि का काम होता था, और वहीं पर रहने और खाने की व्यवस्था भी है, खासकर बुजुर्ग महिलाओं को। और उस समय तो ममता जी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन फिर वो उस संस्थान का कार्ड छोड़ ही गई थी और ममता जी ने उसको ऐसे ही रख दिया था। और आज उन्होंने फटाफट वो कार्ड निकाला और चश्मा ठीक करते हुए उस पर लिखी सारी औपचारिकताएं पढ़ी। हाँ, अब वो जिल्लत की रोटी बिल्कुल भी नहीं खाएंगी, क्योंकि अभी वो ईश्वर की कृपा से उनके हाथ पैर पूरी तरह से बिल्कुल सही सलामत हैं और वो सारा काम बहुत अच्छी तरह से संभाल सकती हैं। उनको तो वैसे भी इन सब चीजों को बनाने में महारत हासिल है। यही सब सोचते सोचते उनकी आंखों में एक नई चमक सी आ गई और उन्होंने जीवन की एक नई शुरुआत की। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। आप सभी का धन्यवाद।